जी हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, आइए यहाँ पर। आज इनका जन्मदिन है, 32वाँ 33वाँ 31 वर्ष इन्होंने पूरे कर लिए हैं। इधर आइए, उधर मुँह रखिए। 31 वर्ष पूरे कर लिए हैं, 32वाँ इनका जन्मदिन है। और गुरुकुल में ये बहुत प्रारंभ में पढ़ने आए थे 11 वर्ष पूर्व। पहले पतंजलि योगपीठ बहादुराबाद, वहाँ पर लगभग 20 महीने रहे, 1.5 वर्ष कह सकते हैं। वहाँ जो संस्कृत आदि का अध्ययन किया। उसके बाद में ऋषि उद्यान अजमेर में रहे, 3.5 वर्ष लगभग। तो ये कुल मिला के लगभग 5 सवा 5 वर्ष का समय उनका रहा और उसके बाद ऋषि उद्यान से यहाँ पर वानप्रस्थ साधक आश्रम में ये रहे हैं। लगभग 6 वर्ष इनको यहाँ पर पूरे हो रहे हैं। इन्होंने एक संकल्प किया था कि मैं 11 वर्ष तक गुरुकुल में पढ़ूँगा, सब शास्त्रों को पढ़ूँगा और घर नहीं जाऊँगा इस बीच में, ऐसा नहीं था। लेकिन मैं पूरा पढ़ूँगा, गुरुकुल छोड़ कर के नहीं जाऊँगा। गुरुकुल छोड़ के नहीं जाऊँगा, नहीं तो ब्रह्मचारी गुरुकुल छोड़ के भी चले जाते हैं ना, कुछ साल पढ़े, फिर इस गुरुकुल में, फिर उस गुरुकुल में। तो इनका था कि मैं गुरुकुल छोड़ कर के नहीं जाऊँगा। तो वो इन्होंने अपना वचन पूरा कर लिया है। 11 वर्ष इनके पूरे हो गए हैं और बहुत कुछ इन्होंने अध्ययन भी कर लिया है, लेकिन अभी पूरा अध्ययन हुआ नहीं है, कुछ बाकी है। हैं? नहीं, अभी छोड़ नहीं रहे, वो अगला व्रत वो बताएँगे, जो कुछ और आगे जो बढ़ा रहे हैं। मैं इन्हीं के थोड़ा-सा वो देख रहा था आपको बताने के लिए। अभी तक मैंने गुरुकुल को पकड़ रखा रखा था, अब गुरुकुल ने मुझे पकड़ लिया है। मैं छोड़ के अभी नहीं जाऊँगा। नहीं, गुरुकुल ने नहीं पकड़ रखा मतलब है। अर्थात गुरु आप गुरुकुल से पकड़े गए हो, हमने नहीं पकड़ा है। आप कभी भी जा सकते हैं। तो इन्होंने जो था, तो इन्होंने जो 11 वर्ष पूरे किए और उसमें इन्होंने वेदांग का जो हमारा भाग होता है, उसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, व्याकरण महाभाष्य तक, निरुक्त, छंद, ज्योतिष का कुछ परिचय और उपांगों में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, ये 4 दर्शन इनके हो गए हैं। उपनिषद अभी 11 उपनिषद हैं, वो भी चल रहे हैं और वेदांत और मीमांसा दर्शन इनके बाकी हैं। तो वो जो वेदांत और मीमांसा दर्शन इनके नहीं हुए हैं, उन्होंने इनको पकड़ रखा है। कहा कि जी मेरे तो फिर मेरे 11 वर्ष तो पूरे हो गए, लेकिन वेदांत और मीमांसा दर्शन पूरा नहीं हुआ है, तो वो मेरे को पूरे होने हैं, वो मैं पूरे करूँगा। ये इन्होंने पढ़ने का संकल्प किया हुआ है। तो ऐसे संकल्पी ब्रह्मचारी कोई-कोई आते हैं, इतने लंबे समय तक रहने वाले। अभी तक सबसे अधिक ही मेरे ख्याल से हैं, या ज्ञाननिष्ठ जी, इनसे बात के हैं आप, इनके पहले के? जी 2018 में आए थे ऋषि आपसे उद्यान। पहले? हाँ, मेरे बाद सबसे पुराने इंद्र उनके जी बाद हैं। अभी हमारे इंद्र पास जी हैं। जो ब्रह्मचारी हैं, वो सबसे पुराने ये ही हैं। तो पुराने का वो मतलब नहीं है कि पुराने हो गए, तो सीख के और नए-नए, जैसे कि और ज्ञान और योग्यता बढ़ती है, उस तरह से और नए-नए अपने गुणों को बढ़ा रहे हैं। तो ये इन्होंने किया और मेरे को कहने लगे, जी मेरे को मीमांसा भी पढ़ना है और मीमांसा जल्दी शुरू हो जाए, नहीं तो मेरा मीमांसा लटक जाएगा। कारण मतलब अटक ना ये जाऊँ। लटक जाएँगे मीमांसा के कारण, क्योंकि उपनिषद होगा, फिर वेदांत होगा। अब वो मान लो अगले वर्ष जून तक पूरा होगा और फिर मीमांसा चलेगा, तो मीमांसा में तो फिर 2.5 साल इनको और लगने वाले हैं। तो वो लटक ना जाए, तो अभी यथासंभव साथ-साथ हो जाए तो थोड़ा कम समय लटकेंगे मीमांसा के कारण और इनको पकड़ के रखेंगे। लेकिन इन्होंने ये संकल्प लिया है कि मैं 6 दर्शनों को पढ़ कर के जाऊँगा। तो इन्होंने भी हमारे को पकड़ लिया है। अब ये बाध्य कर रहे हैं कि नहीं जी पढ़ाओ। अब 2 कक्षा लें, क्या करें? मीमांसा पढ़ाएँ, तो मीमांसा को तो शुरू करना ही इसका मतलब है कि 2.5 साल तक इसी कार्य में लगना। और मीमांसा अपेक्षा से अधिक समझने योग्य है, कठिन है, समझने समझाने के योग्य है और अधिक समय भी लगता है और कक्षाएँ भी लंबी लेनी होती है। तो फिर भी तो इन्होंने तो पकड़ ही लिया है, मेरे को भी पकड़ लिया है, मैं मीमांसा को पढ़ाऊँगा। अभी जब भी आगे की घोषणा होती है, तो ये तो हैं ही। और
अन्य भी जो लोग होंगे महाभाष्य आदि किए हुए और वरिष्ठ या तो इच्छुक ऐसे योग्य व्यक्ति, उनको भी वो भी आना चाहेंगे तो मीमांसा का पाठ यहाँ पर चलेगा। आर्य जगत में अभी इस तरह से मीमांसा का पाठ पूरा-पूरा चलता नहीं है। 2 बार तो हो चुका है, मैंने पढ़ाया। अब बीच में 4-5 साल का अंतर आ गया। दूसरी बार जो था वो अंतिम यहाँ पूरा किया था 17-18 में। उसके बाद से मीमांसा का पाठ नहीं चला है, तो इस बीच में जो भी गुरुकुल में वरिष्ठ स्नातक निकले होंगे, जो चाहेंगे उनके लिए तो ये समाज की भी आवश्यकता है और योग्यता की भी आवश्यकता है। वो भी पूर्ति होगी लेकिन इनके आग्रह के कारण होगी वो, नहीं तो हो सकता है थोड़ा-सा विलंब भी होता। और इन्होंने कुछ अपने संकल्प ले रखे हैं, वो अग्निहोत्र तो करते ही हैं, जैसे आज बैठे हैं और पर्यावरण प्रेमी हैं तो एक वृक्ष का आरोपण भी करते हैं, मतलब लगाते हैं एक पेड़। ऐसे कई पेड़ लगा चुके हैं यहाँ पर। आज भी ये एक वृक्ष को करेंगे, ऐसे इनका है। दूसरा ये रक्तदान भी करते हैं हर वर्ष, अपने जन्मदिन के अवसर पर। हर बार है और इनको हमें भेजना पड़ता है रक्त देने के लिए। अभी भी कह रखा है इन्होंने कि जी कब जाऊँ मैं, मोड़ासा जाना पड़ेगा, यहाँ से 35 किलोमीटर दूर। वहाँ रक्त ग्रहण केंद्र होते हैं। हमारे और भी कई कर्मचारियों ने रक्तदान किया है। तो ये प्रतिवर्ष रक्तदान भी करते हैं। अभी तक 12 बार रक्तदान ये कर चुके हैं। बीच-बीच में भी कभी-कभी हो जाता है। 21वें वर्ष से प्रारंभ किया था, तो उसमें एक जुड़ा। मैंने सोचा कि सामान्य स्वास्थ्य के नियम से 18 वर्ष तक का युवा आगे कर सकता है, तो वो 12 की जगह वो कम से कम ये 14-15 बार होना चाहिए था। तो 11 से 1 अधिक हुआ है, 1-2 बार अभी अतिरिक्त और करना है। तो रक्तदान भी करेंगे तो अभी आज तो नहीं पर हाँ, परसों होगा और 5 तारीख को हमने निर्धारित वृक्षारोपण का किया भी है। यथावसर परसों। तो इनको ये रक्तदान भी करके आएँगे। हम इनके लिए बहुत शुभकामना करते हैं। इनके संकल्प के लिए साधुवाद करते हैं। इन्होंने विद्या अध्ययन किया और इनसे आशा रखते हैं कि ये समाज के अंदर वैदिक धर्म और आर्ष ग्रंथों का प्रचार-प्रसार, पठन-पाठन उस परंपरा को आगे जीवित रखेंगे। अपने जीवन में भी उच्च स्तर को प्राप्त होंगे और आगे की जो इनकी योजना है वो भी बोल दूँ, तो इनको गृहस्थ के अंदर जाना है, तो अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल जो कोई कन्या मिले, युवती मिले, उसकी इनको प्रतीक्षा भी है। तो यथा समय यहाँ से अध्ययन के बाद या जब भी ये गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे, इनका पहले से निश्चय है। हम उसके लिए भी इनके लिए बहुत शुभकामना करते हैं और समस्त साथियों की ओर से आपके और कनिष्ठ वरिष्ठ समस्त गुरुकुल के ब्रह्मचारी आचार्य गणों की ओर से शुभकामनाएं हैं। आचार्यों का सबका आशीर्वाद, जो भी यहाँ पर वानप्रस्थी सन्यासी और बड़े व्यक्ति हैं, उनके भी सबके मन में कुछ आशीर्वाद निकल रहा होगा ना, भावना निकल रही होगी, वो मैं आपके लिए सब बहुत शुभकामना करते हैं कि ये गुरुकुल में अध्ययन करके आर्ष पाठ विधि को पढ़ करके और अपने जीवन को और समाज के लिए योगदान दें और उसका कोई मूल्य नहीं होता है, कीमत नहीं होती है। इतने साल इन्होंने लगाए, इतने साल समाज ने धन दिया इनके पालन-पोषण के लिए, इनके वस्त्र के लिए और बहुत सारे अध्यापकों, आचार्यों ने इनको पढ़ाया, अन्य भी बहुत सारी व्यवस्थाएँ हुई। इन्होंने भी सेवाएँ की, लेकिन इनके लिए भी जो बहुत मिला है, वो सबको मिला करके देखेंगे तो इसका मूल्य कितना होगा, वो हम सोच सकते हैं और कितने मूल्य से जो चीज़ बनी है, वो कितनी मूल्यवान हो सकती है, वो भी आप लगा सकते हैं कोई मूल्य। तो ये सुरक्षित रहें, दीर्घायु हों और इसका उपयोग समाज और राष्ट्र के लिए, वैदिक धर्म के लिए अधिक से अधिक हो और वो और भी अधिक लोगों को ऐसे ही बहुमूल्य बना सकें, ऐसी हम शुभकामना करते हैं। बहुत-बहुत आशीर्वाद सबका, सबकी ओर से मन में आ ही रहा है। धन्यवाद। नमस्ते जी। बोलना है कुछ? बोलिए, संक्षेप से बोलिए। जी, नमस्ते जी, सबको सादर नमस्ते। मैं पूज्य मुनि जी के लिए कहना चाहूँगा, पूज्य मुनि जी से मेरा लगभग 10 वर्ष पुराना केवल परिचय। अपने बारे में बोलिए, अच्छा, मेरे बारे में नहीं बोलना है। आपको अपने लिए कुछ कहना है तो वो कह दीजिए बस। धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा। और मुझे जो इतने वर्षों में आर्ष, अनार्ष, वैदिक सिद्धांत के अनुकूल या प्रतिकूल जो दृष्टि मिली है, जहाँ मुझे कहीं लगता संदेह उत्पन्न होता है कि भले ही इसको वैदिक विद्वान लोग भी मान रहे हैं,
यह मान्यता के अंतर्गत आता है, लेकिन इसमें कहीं न कहीं जब मुझे खटकता है, तो वो जो दृष्टि मिली है, वो मुझे पूज्य मुनि जी से मिली है। इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही मैं थोड़ा स्पष्टवादी हूँ, इस कारण से मुझे इतने समय तक मुनि जी ने अवसर दिया, ये मुनि जी के लिए भी कठिन था, और मैंने तो जो है मेरे साथ वो भी अनुभव जुड़ा हुआ है ही, अच्छा भी है, थोड़ा अ, वैसा भी होता है, विपरीत भी। तो ये मुनि जी का बड़ा उपकार मेरे लिए है, और ऐसे ही सभी लोगों के लिए ऐसा अवसर है, और जैसा आपने मुझे विद्वान बनाया, ऐसे सभी बने। मुनि जी से मुझे अभी पढ़ने का अवसर प्रारंभ हुआ उपनिषद से। इससे पहले मुख्य जो मैंने मुनि जी से ग्रहण किया है, एक तो आर्ष अनार्ष की दृष्टि, और दूसरा व्यवहार, छोटे-छोटे व्यवहार जो प्रायः देखने में नहीं मिलते हैं। बड़े-बड़े आधुनिक विषयों को पढ़े हुए लोगों में भी मैं भी बहुत छोटी-छोटी त्रुटियाँ देखता हूँ, जो कि वो नहीं सिखाया जाता है। वो सब यदि कोई मुझे किसी ने सिखाया और मैंने देखा, तो पूज्य मुनि जी में देखा, और वो प्रवृत्ति कहीं न कहीं मेरे अंदर भी है कि मेरे सामने यदि कोई गलती करता है, तो मैं टोक देता हूँ। इस कारण से भी ऐसा हो जाता है। पर मैं इसको मुनि जी के लिए बहुत ही धन्यवाद प्रकट करता हूँ, और इसको एक गुण के रूप में स्वीकार करता हूँ, और सभी का धन्यवाद। पिछले महाभाष्य के बाद में मैं अवकाश में गया था, तो मैंने सभी परिवारीजनों और जो भी परिचित लोग थे, तो मैंने उनको 3 वर्ष का समय बताया था कि मैं 3 वर्ष में अभी पूरा कर लूँगा। परंतु परिस्थितियाँ सबके उतनी अनुकूल नहीं होती है। आश्रम और गुरुकुल भी उतना सब कुछ अपने अनुसार नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्मचारियों पर भी निर्भर है और अन्य व्यवस्थाओं पर। इस कारण से आगामी 2 ढाई वर्ष, 3 वर्ष जितना भी समय लगेगा, मैं उसको पूरा करूँगा, और ये मैं समस्त आर्य जगत को अपनी तरफ से वचन देता हूँ। मैं जीवन में कुछ भी करूँगा, पर ऐसा नहीं करूँगा जो वैदिक सिद्धांतों के लिए, वैदिक व्यवस्था के लिए प्रतिकूल हो। मेरे जीवन का एक ही प्रयास है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी से लेकर के आज तक जिन लोगों ने भी प्रयत्न किए हैं, उन सब के लिए कुछ ऐसा करूं जो उनके सब के लिए पूरक बन जाए। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओह! धन्यवाद। तो देखिए, अवसर तो सबके लिए रहते ही हैं। किसी एक व्यक्ति के लिए अवसर दिया जाए ऐसी तो बात नहीं है, सबके लिए अवसर हैं। जो और हैं यहाँ पर उनके लिए भी अवसर है, और जो अभी यहाँ नहीं आए हैं या कभी आएँगे उनके लिए भी अवसर है। गुरुकुल तो सबके लिए अवसर है, तो उसी अवसरों की श्रृंखला में इनको भी अवसर मिल गया, तो वो कोई अतिरिक्त नहीं है, वो तो समूह में सबके लिए है, वो तो हो ही रहा है। और टोकना तो मैं भी इनको बहुत करता रहता हूँ, और मैं टोकता हूँ तो ये भी टोकते हैं, तो ये जो टोकते हैं लोगों को बुरा लग जाता है, वो इनका दोष नहीं है, वो मेरा दोष है कि मेरे से उन्होंने ऐसा ही सीखा है। क्योंकि वो मेरे से ग्रहण किया है इन्होंने, और लोग इनको परेशान करते हैं, मेरे को तो करते नहीं है। तो टोकने में, करने में अपना कुछ अधिकार होता है, कब हम कह सकते हैं, कब नहीं कह सकते हैं, किस अवसर पर कहा जाता है, किसको किस रूप में कहा जाता है, वो सब चीज़ें भी देखने की होती हैं कि कई जगह हम नहीं बोल सकते, नहीं बोलना होता है, चुप रहना होता है, बाद में बोलना होता है, उसकी रीति क्या होती है। हमें दूसरों को सुधारना है, ये भावना अपने आप में अच्छी है, लेकिन इसका अर्थ नहीं होता है कि वो सुधारने में ही लग जाएँ। और जो सुधारने में लग जाते हैं, तो वो स्थिति घर में बड़ी पीड़ाजनक हो जाती है। सबसे अधिक झगड़े किन घरों में होते हैं? बुरों में तो होते ही हैं खैर, अच्छे घरों में जो झगड़े होते हैं ना, वो इसी कारण से होते हैं कि वो सुधारने में लगे होते हैं सबको। वो सुधरने वालों को कष्ट होता है, वो सोचते हैं कि मैं सुधारूँ, सुधारूँ, इसलिए ज़्यादा अच्छे लोगों से परिवार वाले दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, झगड़े होते हैं, उनके झगड़े का स्रोत वहाँ से निकलता है। दूसरा स्वार्थ या वो झगड़े का स्रोत नहीं होता, उनके झगड़े का स्रोत सिखाने वाला है ना, वहाँ से प्रारंभ होता है, और फिर वो विस्तार को ले लेता है। और फिर लोग कहते हैं कि अच्छे लोग भी ऐसे ही झगड़ते हैं जैसे हमारे झगड़े होते हैं, तो अंतर क्या हुआ दोनों में? तो इसलिए टोकना या झगड़ना या कहना वो थोड़ा यथा योग्य करना होता है। ठीक है, आपके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद। आप शांति पाठ करें। ओम